नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 32वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इसके अलावा इसके आगे के 2 उपन्यास स्वर्णलता और प्रथम प्रतिश्रुति का लिंक भी आपको हमारे ब्लॉग से मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। 32वां अध्याय बकुल कथा। लेखिका आशापूर्णा देवी। हमारी नानी, जिनका नाम सत्यवती देवी था, इसी प्रश्न को लेकर अपने दीर्घ दिन के विवाहित जीवन के संसार को छोड़कर दुनिया के खुले प्रकाश में निकल पड़ी थी। हो चुके ब्याह को तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? उन्होंने कहा था, मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने जा रही हूँ। बकुल और पारुल दोनों मानो तो एक साथ ही एक ही बात सोचती हैं। यह एक आश्चर्य है। अपनी ख्याल खुशी की डायरी में पारुल लिखती गई, परंतु वह क्या आज का यह ब्याह था जो ब्याह प्यार की पताका उड़ाकर लोक चक्षु के सामने जय गौरव दिखाकर अपने को माला के बंधन में बांधता है। सत्यवती देवी की 9 साल की बेटी स्वर्णलता का चुपके चुपके ब्याह कर दिया गया था और उस महत् कार्य की नायिका थी स्वर्णलता की दादी, सत्यवती की सास। सत्यवती ने कहा था, यह ब्याह नहीं, गुड़ियों का खेल है। परंतु आज के इस सभ्य समाज का ब्याह गुड़ियों के खेल में इसी कहाँ अंतर रह गया। खेलते खेलते तो पुराना हो गया। वैचित्र्य जाता रहा कि फिर नई गुड़िया लेकर खेलना शुरू कर दिया। यही ना, और कहीं नए से खेलना ना भी शुरू किया तो खेलना ही छोड़ बैठे। खेल खत्म हुआ कि खिलौने को दे मारा। हमारी विद्रोहिणी नानी जी ने क्या यही चाहा था? शोभन की यह मुक्ति देखकर वह क्या आज प्रसन्न होती? कहती, जो ब्याह झूठ है, जो ब्याह अर्थहीन है, उसके बोझ को ढोए चलना महज मूढ़ता है। तो वास्तविक ब्याह कौन सा है? जो आज सत्य है, कल ही तो वह झूठ हो सकता है। पारुल कलम रखकर कमरे से बाहर निकल आई। बरामदे में आकर खड़ी हुई। गंगा के किनारे का वही बरामदा, ढलते दिन की गंगा की वह अनोखी शोभा, पानी पर हवा का कंपन तिर तिर करके बहता जा रहा है। किंतु कल ही अंधड़ से कैसी उथल पुथल हो रही थी। प्रकृति शक्तिमयी है। वह आंधी के बाद फिर स्थिर होना जानती है। आदमी केले के छिलके की नाव जैसा बहता है, डूब कर खो जाता है। राजा चला गया। माँ के पास भी नहीं, बाप के पास भी नहीं, गया आसनसोल के एक बोर्डिंग में। अजब इस्पात सा नहीं झुकने वाला लड़का कलकत्ते में हरगिज नहीं रहेगा। लाचार आसनसोल में रामकिशन मिशन में प्रबंध करना पड़ा शोभन को। पारुल ने हताश होकर कहा था, शोभन, तेरा बेटा काहे का बना है, पत्थर का या इस्पात का? शोभन ने सूखे गले से कहा था, हमने ही लेकिन लाड़ प्यार से दिलरुआ लड़के के सिवा और कुछ नहीं सोचा कभी। पारुल ने मन ही मन कहा था, इसका मतलब तुम लोगों ने ही उसे ऐसा बनाया, पीट कर इस्पात कर दिया। गजब। जब वह गया जरा भी विचलित होने का लक्षण नहीं। उस बाल गोपाल के वैसे कोमल सुकुमार मुखड़े पर किस गजब की कठिनता की छाप। अब से शायद ऐसी ही एक जात की सृष्टि होगी जो माँ बाप को अस्वीकार करेगी, वंश परिचय को अस्वीकार करेगी, हृदय वृत्ति को अस्वीकार करेगी। वह सख्त मुंह लिए अपने को तैयार करेगी धरती की माटी पर चलते फिरने योग्य क्षमता जुटाकर। और वह क्षमता आ जाएगी तो बाप से कहेगी, मुझे लिखाने पढ़ाने में तुम्हारी जो लागत लगी है मैं चुका दूंगा, या यह है कि तुमने जो किया है वह मजबूर होकर ही तो किया है। हम लोगों को इस पृथ्वी पर क्यों लाए? लाने की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। जीव जगत से मनुष्य का शायद इतना ही अंतर रहेगा। पशु पंछी अपने जन्म के लिए माँ बाप को जिम्मेदार बनाना नहीं जानते, यह मनुष्य जानता है। बड़ी देर तक बरामदे में खड़ी रहकर पारुल फिर कमरे में चली आई। उसने फिर लिखा, सत्यवती देवी ने क्या यही चाहा था? अपने सब कुछ के बदले वह परवर्ती युग के लिए यही जवाब खोज रही थी। पारुल को शोभन के उस समारोहमय जीवन की छवि याद आती रही। पत्नी, बाल बच्चे और दुनिया भर का सामान लिए एक दिन या एक बेला के लिए उसका माँ के पास आना सोचकर हैरान रह जाती थी। पारुल उन्हें एक दिन के लिए भी कितने सामानों की जरूरत होती है। बीवी पैदल चलती तो शोभन के कलेजे में चोट लगती। बीवी की जरा सी असुविधा दूर करने के लिए मुट्ठी मुट्ठी रुपया खर्च करने में उसे झिझक नहीं होती। और उस अभिमानिनी का मुंह जरा सा भार होता तो वह स्वयं चोर सा बना रहता, कांटा बना रहता कि कहीं कहीं माँ अपनी बहू के
सूक्ष्म सुकुमार अनुभूति को मर्म न समझकर कोई भूतरी बात न कह बैठे। ऐसा नहीं लगता कि शोभन के जीवन में पत्नी की प्रसन्नता के अलावा और कुछ काम भी था। उनके हृदय में पत्नी के सिवाय और कुछ ठाव है या नहीं सोचना पड़ता था। पारुल ने फिर लिखा, सोचती थी और विषयों में चाहे जो भी हो, यही प्रकृत विवाह है। प्यार का कि एक ब्याह के सुखमय दाम्पत्य जीवन की तो मैं दर्शक बनी, यह सोचकर खुशी होती थी। हमने अपनी माँ का जीवन देखा, अपने सामायिकों का जीवन देखा। कोई फाकी को कबूल न कर पाकर पीड़ा से तड़पती रही। किसी ने फाकी से ही समझौता करके ठाठ से चलाया, पर सत्य नाम की चीज क्या कहीं नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है, क्या जाने। अपने भाभी भाइयों को तो देखा, लगा तो नहीं कि ये फाकी का बोझ ढोते हुए मर रहे हैं। बाहर से क्या समझ आता है। मोहन की याद आती रहती है। वह बहुत दिनों से नहीं आया। जब से उसकी बदली नासिक हुई तभी से नहीं आया। लगता तो है कि वह सुखी समृद्ध जीवन के स्वाद से भरपूर होकर दिन बिता रहा हो, इसलिए छोड़े हुए अपने सगों को महज एक खत से भी कभी पूछने का ख्याल नहीं रहता। परंतु कौन जाने मोहन के जीवन में भी भीतर ही भीतर दरार पड़ रही है या नहीं। टूट पड़ने के पहले क्षण तक भी तो बाहर से कुछ भी नहीं समझ में आता। हठात मोहन के लिए जी तो कैसा कर उठा। हो सकता है शोभन का व्यर्थ और विध्वस्त हुआ चेहरा ही मन को उद्वेलित कर रहा है। रेखा के लिए भी जी कैसा कर उठता। कितनी बार जी में आया कि मैं रेखा के पास जाऊं, उससे कहूंगी, लेकिन क्या कहूंगी यह सोच नहीं सकी। अपने जीवन का भार उन्हें स्वयं ही ढोना होगा, वहां और किसी की कोई भूमिका नहीं। बकुल के इस कमरे में आते ही छोटे भैया ने पूछा, उस घर के बड़े भैया क्यों आए थे रे? बकुल ने अवाक होकर कहा, हाय राम, तुम घर में ही थे, मिले भी नहीं? दूर छोड़, मिलने जुलने के झमेले में मैं नहीं रहता। और छोटे भैया ने मुंह फेर लिया। रूंधे हुए गले से कहा, लोगों को दिखाने लायक क्या मेरा मुंह रह गया है रे बकुल? बकुल ने हंसकर कहा, इनको दिखाने लायक तो था तुम्हारा मुंह। इनका कहना है आज के जमाने में निंदा योग्य कुछ भी नहीं। बकुल ने इसके बाद बड़े भैया के आने का मतलब संक्षेप में बताया। छोटे भैया जरा देर स्तब्ध रहकर बोले, लेकिन लगता था वह घर अचलायतन है। उस घर में मुक्तकेशी देवी की हड्डी गड़ी हुई है। गड़ी हो तो उस हड्डी में निश्चय ही सिरहन लग रही है। और हम लोग कितनी निंदा के शिकार हुए। हमारी माँ उन जैसी नहीं है, इस कारण उन पर कितनी लांछना लगती रही। बकुल ने धीरे से कहा, आज भी लग रही है छोटे भैया। जो जरा और किस्म की होती है उन पर लांछना की आंधी गुजरती ही है। आने वाले युग में हो सकता है तुम्हारे ही वंशधर तुम्हें मुक्तकेशी देवी के साथ उत्तर साधक के रूप में चिन्हित करेंगे। छोटे भैया जरा चुप रहकर बोला, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश की थी बकुल, मौका कहाँ मिला। सच की थी? छोटे भैया की आंखें लाल हो उठी। दीवार की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी छोटी भाभी की तकलीफ अब आंखों से देखी नहीं जाती। क्या सिर्फ छोटी भाभी की? मेरी बात रहने दे बकुल, लेकिन इन मसलों का हल तो तुम लोगों के अपने ही हाथों है भैया। वह तो मैं प्रतिपल सोच रहा हूँ, किंतु डर लगता है हमारी वह बात अगर ना सुने, इनकार कर दे। बकुल, तुम यही भूल कर रहे हो छोटे भैया। तुम अगर कहो देख, तू यह मुझे हरगिज़ नहीं निराश लौटा सकती। मैं तुझे वापस लेकर ही जाऊंगा, फिर देखो क्या होता है। लेकिन यह याद रखो, उसके प्रेम को अपमानित करके नहीं। उसने अपने लिए जीवन में जिसे चुना है, हो सकता है तुम्हारी नज़र में उसकी अयोग्यताओं का अंत नहीं, परंतु योग्यता अयोग्यता का विचार क्या बाहर से किया जा सकता है छोटे भैया? उसका पता तो तेरे ही हाथों है। वह तुम्हारे हाथों भी चला जा सकता है भैया, बशर्ते कि तुम वास्तविक क्षमा का हाथ उसकी ओर बढ़ा सको। छोटी भाभी आकर खड़ी हुई, बोली, उस घर के निर्मल की बहू ने तुम्हें जरा बुलाया है बकुल। बकुल चकित हुई, ताज्जुब। बकुल अभी भी निर्मल नाम सुनते ही चौंकती है। दुनिया के अनेक रहस्यों में यह अद्भुत रहस्य है, बहुत से आश्चर्यों में एक परम आश्चर्य। अवश्य बकुल की गहराई की चेतना का वह चौंकना बाहरी दुनिया को नजर नहीं आता। बकुल ने सहज भाव से पूछा, क्यों बुलाया है, कुछ पता है? ठीक नहीं जानती। उसके उस पोते को उसका बाप अपने पास ले गया ना, अब माँ को भी ले जाने को आतुर है। मजा क्या है मालूम? उस लड़के का हाथ तो काट दिया गया, इसलिए पार्टी में अब उसके लिए जगह नहीं। पार्टी वालों ने कह दिया वैसा एक चिन्ह लिए घूमने से पकड़े जाने की संभावना है। उस लड़के ने कहा, जरा मुझे संभल जाना दो, मैं देख लूँगा उन लोगों को। विश्वासघातक बनकर उन्हें विश्वास तोड़ने की सजा दिलाकर ही छोड़ूंगा। बकुल ने अनमनी भाव से कहा, ऐसा? हाँ, अलका बहुरानी एक दिन गई थी ना, घर में जो लोग हैं उसके उन सब से बहुरानी का बड़ा मिल है। वह वही से सुनाई। निर्मलदा की स्त्री ठीक है?
बकुल ने जानकर ही माधुरी बहू न कहकर निर्मलदा की स्त्री कहा। मानो सबको दिखाना चाह रही हो कि वह नाम उच्चारण करना नहीं भूली। मामूली बात है उसके लिए। छोटी भाभी ने कहा, शायद बिल्कुल ठीक नहीं है, शक्ल देखने से तो पहचान में भी नहीं आती। वह इस बार जो जाएगी लगता नहीं कि लौट कर आएगी। बकुल खाट के किनारे बैठकर बोली, चेहरा तो बड़ा अच्छा बना लिया है, तो बेटे के पास जाकर उसे परेशानी में डालने की क्या जरूरत। 10-5 दिन यहाँ रहने से ही तो सीधे बेटे के बाप के पास ही चली जाओगी। तुम्हारे मुंह में फूल चंदन बकुल। माधुरी बहू ने जरा हंसकर कहा, मैं हर पल ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस घर में से इसी खाट बिछोने से उनके पास चली जा सकूं। मगर बेटे को धीरज नहीं, शायद सोचता है लोक निंदा हो रही है, कर्तव्य की त्रुटि हो रही है। बकुल ने जरा देर ताकते रहकर कहा, केवल यही सोचता है और कुछ नहीं। अपने शीर्ण हाथ को बकुल की गोदी में रखकर माधुरी बहू ने कहा, और क्या सोचेगा। क्यों, माँ को तकलीफ हो रही है, माँ को असुविधा हो रही है, माँ के लिए जी तो कैसा करता है। माधुरी बहू के होठों के कोने में हंसी की एक रेखा खिंचाई, व्यंग से कड़वी अवज्ञा की हंसी। बकुल अवाक होकर ताकने लगी। माधुरी बहू ऐसी ही हंसी हंसना जानती है, परंतु बात वह बहुत ही भद्र होकर बोली, वैसा हो तो फिर अच्छा ही है। मुझे बुलाया था। हाँ, तुम्हें कितना काम है, नाहक ही बुलाकर तुम्हें परेशान किया। कहना कुछ नहीं है, एक चीज़ देनी है। बकुल का कलेजा अभी भी कांप उठा। कैसी लज्जा। माधुरी बहू यदि अपने पति की एक तस्वीर ही बकुल को दे दे तो क्या हर्ज है। जाने क्यों बकुल को अचानक यही ख्याल हुआ, लेकिन नहीं, तस्वीर नहीं, एक कॉपी दी। या तस्वीर भी। कॉपी के अंतिम पृष्ठ पर छोटी सी तस्वीर भी चिपकाई हुई थी। यह उनकी डायरी है। तकिए के नीचे से कॉपी निकालकर माधुरी ने कहा, सोच ही नहीं पाती इसका क्या करूं। अपने हाथ से उनके हाथ की लिखावट को जात रहते नष्ट भी नहीं कर सकती, परंतु डर लगता है सचमुच ही अगर हठात मर जाऊं तो इसे कौन देखेगा, कौन इसके पन्ने पलटेगा। इसलिए अंत तक इसी निष्कर्ष पर पहुंची, अच्छा है जिसकी चीज़ है उसी को दे जाऊं। बकुल ने कॉपी को हाथ नहीं लगाया, असहाय सी बोली, जिसकी चीज़ मतलब। गज ये बकुल पौड़त्व की अंतिम सीमा पर पहुंच गई है। वह अनामिका देवी का मुखौटा लगाए राज्य जय करती फिर रही है। बिस्तर से उठाकर वह कॉपी बकुल की गोदी में रखकर माधुरी बोली, मैंने जो कहा ठीक ही कहा। पन्ने पन्ने पर जिसका नाम है यह उसी की चीज है, उसी के पास रहना उचित है। और सहसा ही माधुरी की गड्ढों में धसी आंखों की रेखा में आंसू भर आए। बकुल अपराधी सी काट होकर बैठी रही। माधुरी ने ही फिर लज्जा की हंसी हंसकर कहा, सेहत खराब होने से शिराएं नाकाम हो गई हैं। बात बात बोलने से ही आंखों में पानी वानी भर आता है। सच, यह कॉपी तुम्हारे ही लिए रखी थी मैंने। उसके दुबले हाथ को हाथ में लेकर बकुल ने कहा, यह सोचकर मुझे बड़ा सुख था कि कम से कम तुम में कोई शून्यता नहीं है, कोई फाकी नहीं है। अपने दुबले मुंह से ही वही अभ्यस्त हंसी हंसकर माधुरी बोली, नहीं तो सब पूर्ण है, केवल उस पूर्णता की एक अंश तुम हो। मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हूँ बकुल। तुम और सब की तरह घर गृहस्थी में पति पुत लेकर मत नहीं हुई। वैसा होता तो यह कॉपी मुझे कब की फाड़ फेंकनी होती। बकुल ने हंसने की चेष्टा करके कहा, दुल्हन नसीब हुआ, इसलिए घर गृहस्थी की भी बला नहीं। इसमें त्याग के महत्व को नहीं ढूंढना। ठीक है माधुरी बहू, बल्कि मैं तुम्हारे ही प्रति, खैर छोड़ो उसे, सब कुछ कहना सोचना नहीं, लेकिन जाने का दिन आए बिना तो जाया नहीं जा सकता। लिहाजा उस दिन को सोचना नहीं, करना ही उचित है। नहीं नहीं, वैसा नहीं किया। लोगों की बीमारी नहीं होती क्या। अच्छा बहन, उसकी कॉपी पढ़ने से लगता है अवश्य पहले पढ़ती नहीं तो थी कभी। सोचती थी सबका एक निर्भीत स्थान रहना उचित है, लेकिन जाने से पहले उसने कॉपी मुझे दी, कहा पढ़ देखना। जाने से पहले तुम्हारे सामने निर्मल होकर जाऊं। अपना नाम लेकर बहुत बार मजाक किया करता था। पढ़ते पढ़ते लगता है तुम दोनों पर तुम्हें कुछ लिखना था, शायद कहीं लिखा है। तुम्हारी तो कितनी ही किताबें हैं, सब पढ़ नहीं पाई। जानने को जी चाहता है क्या लिखा है उनमें। बकुल ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, ना, वह तो कभी लिखी ही नहीं गई माधुरी बहू। जब जब लिखने की सोचती थी लगता था लिखने जैसा है क्या, तो संसार में रोज घटने वाली घटनाओं का ही तो एक टुकड़ा है। इसमें विशेषता कहाँ, मौलिकता कहाँ। उसके बाद हठात बकुल जरा चुप रहकर बोली, तब जी में आया, अब लिखकर भी क्या होगा। बात वास्तव में यह है कि अपनी बात लिखना बड़ा कठिन है। यह सहज उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी बात पर काफ़ी रंग पालिश चढ़ाकर रौनक बढ़ा सकते हैं, जिससे चीज़ कीमती लगने लगती है। वह हर किसी से नहीं हो सकता। माधुरी ने एक निश्वास छोड़कर कहा, उस पर उसे जरा अभिमान था।
माधुरी की हथेली को जरा दबाकर बकुल ने कहा, शायद यही अच्छा हुआ माधुरी बहू, लिखने से हो सकता है उसका जी नहीं भरता, उसकी प्रत्याशा का पात्र खाली ही रह जाता, वह उस अभिमान से भी वंचित होता, जो होता वही अच्छा हुआ। फिर भी समय मिले तो जरा देखना, उसके बाद फाड़ कर फेंक देना, जला देना, जो तुम्हारा जी करे सो करना। दुनिया में और किसी की नज़र में पड़ेगा तो वह शायद माधुरी नाम की महिला पर करुणा करने लगेगा, सोचेगा, आह, इस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं पाया। उन्हें यह तो नहीं समझाया जा सकेगा कि ऐसे भी हृदय होते हैं जो चूक नहीं जाते, दिवालिया नहीं होते। थकावट से माधुरी बहू ने आंखें मूंद ली। उन मूंदी आंखों की ओर देखते हुए बकुल ने दूसरे एक मुखड़े को याद करने की चेष्टा की। नाम मानो छू जा रहा था, मुंह उस आसानी से पकड़ में ही नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद, परंतु उस सरल सरल भीरू भीरू निर्बोध मुखड़े में बकुल ने वैसा कुछ आश्वास नहीं पाया जैसा कि माधुरी ने पाया। सच ही पाया है या नहीं, यह सिर्फ उसके मन की माधुरी मिलाकर रची हुई मूर्ति है। जरा देर में आंखें खोलकर माधुरी ने कहा, आज तुम्हें सारी बातें कहने को बुलाया है, बहुत कुछ पूछने को जी चाहता है। तुम्हारे इतने बड़े जीवन में और कभी कोई प्रेम नहीं आया? बाप रे, यह भयंकर प्रश्न। सोच सोच कर याद करो, प्रेम की इतनी कहानियाँ लिखी हैं तुमने, हो सकता है लिखते लिखते मुझे समय ही ना मिला हो। सहज परिहास से बकुल इस प्रसंग से इति खींची, मैं तुम्हारी तरह सुंदरी तो नहीं कि मुग्ध भक्तों की टोली पतंगों की तरह टूट पड़ती। प्रश्न को टाल गई, वही सोचो, उसमें भी मेरी इज्जत रह गई। बकुल उठ खड़ी हुई, ये कॉपी लेती जाओ, सच्ची लेनी पड़ेगी खूब। यूं ही तुम्हें बुलाकर तकलीफ दी, तुम्हें देखकर मैं निश्चिंत हुई।